We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. यूएई के ADNOC द्वारा प्रतिबंधित LNG टैंकर ने हॉर्मुज जलमंडल मध्य को पार कर लिया, यानी कि भारत के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है और अब ये भारत के पास ही दिखाई दे रहा है। तो ये भारत के लिए बड़ी खुशखबरी। सोमवार को शिप ट्रैकिंग डेटा से ये जानकारी सामने आई है। अगर इसकी पुष्टि हो जाती है तो 28 फरवरी को ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से ये पहला ऐसा LNG टैंकर होगा जिसने इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर लिया है। ICIS, LNG एज, मरीन ट्रैफिक और LSEG के डेटा के अनुसार इससे यह संकेत मिलता है कि कई हफ्तों तक बिना किसी सिग्नल के रहने के बाद इसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर लिया है। हालांकि आपको यह भी जानकारी दे दूं कि एडनॉक ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। शिप ट्रैकिंग डेटा से ये पता चलता है कि खाड़ी के आसपास के जहाज निशाने बनाने या हिरासत में लिए जाने से बचने के लिए बचाव की तरकीबें भी अपना रहे हैं, जैसे कि अपनी लोकेशन का प्रसारण बंद कर देना या गलत पहचान संख्याएं भेजते हैं। डेटा इंटेलिजेंस फर्म यानी कि ICIS के सीनियर LNG एनालिस्ट एलेक्स फ्रॉली ने यह कहा है कि कभी कभी खराब सिग्नल डेटा के मामले सामने आते हैं या फिर जहाज अपनी लोकेशन की गलत जानकारी भी देते हैं या किसी दूसरे जहाज की पहचान यानी कि MMSI नंबर का इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन अभी जो लोकेशन दिख रही है उसमें ऐसी कोई भी बात तुरंत साफ तौर पर नजर नहीं आ रही है। तो सर, आपसे इसमें समझना चाहूँगी कि भारत के लिए ये बड़ी, इस युद्ध के बीच ये बड़ी खुशखबरी जो सामने आई है, पहली LNG टैंकर जो है वो दिखने लगा है। अभी हमने देखा बीते दिनों में भारत के कई जहाज़ों पर ईरान की तरफ से हमला किया गया, लेकिन ये जो खेप LNG का भारत आ रहा है ये इस युद्ध के बीच, इसको आप कैसे देखते हैं सर? लेकिन ये खास है, पहले भी आ चुका है। 10-12 टैंकर जो हैं, मतलब तेल के जहाज, वो आ चुके हैं भारत में। ऐसा नहीं है कि नहीं आया है जी। और मतलब सरकार तो कहती रही कि वहां से निकल चुका हॉर्मुज से, और भारतीय जो युद्धपोत है, मतलब नौसेना जो है उसको साथ में लेके आती थी उसको सुरक्षित करने के लिए, वो सब कुछ था। ये खास इसलिए है कि डबल जो ब्लॉकेड लगा हुआ है, एक तरफ तो ईरान लगाए हुए है हम किसी को गुजरने नहीं देंगे, दूसरी तरफ अमेरिका लगाए हुए है कि हम ईरान के किसी भी पोर्ट से आने वाला कोई भी जहाज नहीं आने देंगे जी। अब जो डबल हो गया है तो जो अमेरिका का जो ब्लॉकेड है उससे निकलने की स्थिति सिर्फ यह है कि ईरान से न होकर UAE, सऊदी अरब, बहरीन, कतर और जो इसके इराक, ये सब जो देशों के तेल हैं वो लेके कोई टैंकर गुजरेगा तो ये जाने देगा अमेरिका जी। और ईरान ब्लॉकेड कर रहा है कि जब हमारा नहीं जाएगा तो हम किसी को नहीं आने देंगे जी। ऐसे में ये एक नया तरीका है और ये कह सकते हैं कि ये मतलब एक रिस्क भी है कि हम ऐसा करें कि हम कोई सिग्नल न दें। उतना बड़ा समुद्र है, कोई अगर नहीं देखे, धीरे धीरे करके हम पार कर जाएं, चुपचाप आ जाएं, और जब हम उस खतरे से बाहर आ जाएं, दोनों ब्लॉकेट से बाहर आ जाएं, तब अपना हम वो दिखाएं, सिग्नल दिखाएं कि हम यहाँ पे हैं। ये वो स्थिति हो रही है। और ऐसा ये नहीं है कि भारत में हुआ है, इसके पहले ईरान ने भी अपने कुछ जहाज ऐसे निकालने की कोशिश की थी जिसे बाद में अरब सागर में अमेरिका ने उसको पकड़ा, उसको जब्त किया। और ये दिखाता है कुछ चाइना के जो भेजने का था, क्योंकि एक बात आप समझा करो कि जो तेल का उत्पादन है कुओं से वो लगातार हो रहा है, जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो खत्म हो गई है। अब वो तेल को कुओं को बंद करना पड़ेगा। और हर दिन जो ईरान का अकेले का नुकसान जो कह रहे थे कि हर दिन लगभग अगर ये ब्लॉकेड रहता है, निर्यात नहीं कर पाता है, तो $500 मिलियन पर डे का उसको नुकसान है, क्योंकि तेल तो उसको मुफ्त में निकल रहा है और वही तेल बेच के पूरी की पूरी उसकी अर्थव्यवस्था चल रही है, सब कुछ चल रहा है। अगर वो नहीं निकलेगा, नहीं बिकेगा, तो फिर उसके पास खाने पीने 9 करोड़ लोग हैं वहां पे, तो उनका क्या होगा? एक बहुत बड़ी समस्या ये के सामना कर रहा है। और इसलिए आप देखेंगे, जो मुझे लग रहा है कि जो काम
बमबारी नहीं कर पाया। जितने अमेरिका के यूएसए ने जितने बम गिराए, जो इजराइल ने किया है, मिसाइल छोड़ा और सबका जवाब देता रहा वो, और लगातार मतलब 1.5 महीने तक जो है ईरान खड़ा रहा, वो ईरान की मुश्किलें ज्यादा इस ब्लॉकेड ने बढ़ा दी है। और इसीलिए अब ईरान किसी भी तरह से ये चाह रहा है कि कोई ना कोई बातचीत हो, और बातचीत शुरू होने के पहले कह रहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, पहले ब्लॉकेड हटा दो। सर, इस पे एक सवाल सीधा टू द पॉइंट आपसे लेना चाहूंगी कि अभी तक हमने देखा इस युद्ध के दौरान सबसे ज्यादा खिसियाहट में कोई दिखा, यानी कि सबसे ज्यादा गुस्से में कोई दिख रहा था, तो वो थे डोनाल्ड ट्रंप। खासकर अगर भारत को लेकर देखें, क्योंकि हमने राजनाथ सिंह का वो बयान भी सुना जिसमें राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि इस युद्ध के दौरान एक भारत ही इतना स्ट्रॉन्ग, डिप्लोमेटिक स्ट्रॉन्ग देश है जिसके कई जहाज जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पार किए हैं। भारत वो इकलौता देश है, और इस पर जो खिसियाहट है डोनाल्ड ट्रंप का, वो साफ तौर पर नजर आया। अब जब पहली बार एलएनजी की खेप जो है वो भारत की तरफ इस युद्ध के दौरान भी, जब अमेरिका की तमाम कोशिशों के बाद ईरान जो है वो मानने को तैयार नहीं है, इस युद्ध पर अभी हालांकि युद्ध विराम लगा हुआ है, लेकिन इसके बाद भी जो हम खींचतान जो है लगातार देख रहे हैं। इस बीच भारत के इस शिप का गुजरना अमेरिका किस तरीके से देखेगा? क्या वो फिर से जो है टैरिफ की धमकी देने लगेगा, या क्योंकि अमेरिका के भी जो तमाम सैनिक है वहाँ पे डिप्लॉय हैं, क्या वो जो है अब आने दूसरे किसी और भारत के जो शिप है उस पर एक्शन ले सकता है? नहीं, वो नहीं लेगा। आप समझा करो, जो अमेरिका का ब्लॉकेड है वो सिर्फ जो ईरान के 25 जो पोर्ट हैं वो उस पे ब्लॉकेड है कि वहां से कोई शिप निकल के नहीं आएगा, हम बाहर नहीं आने देंगे, और वहां कोई शिप नहीं जाएगा जी। वो सिर्फ ब्लॉकेड जो अमेरिका का ईरान पे है। वही हॉर्मुज से अगर यूएई का, सऊदी अरब का, बहरीन का, कतर का, इराक का कोई तेल आता है टैंकर, तो अमेरिका का ब्लॉकेड उस पे नहीं है। उस पे किसका ब्लॉकेड है? उस पे ईरान का ब्लॉकेड है कि अगर हमारा जहाज नहीं जाएगा तो हम किसी का जहाज नहीं जाने देंगे। और ईरान यही कह रहा है, शर्त यही कह रहा है कि हम ब्लॉकेड हटाने के लिए तैयार हैं, हम उस पे, और बशर्ते कि अमेरिका भी तत्काल ब्लॉकेड हटा ले, यानी कि वहां पे आवाजाही शुरू हो जाए। आप ये देखो, ये कि जो अमेरिका की बेचैनी नजर आ रही थी और अमेरिकी नेताओं की नजर आ रही थी, ये ब्लॉकेड के पहले नजर आ रही थी। ट्रंप के सुबह शाम रोज बयान आते थे ट्रूथ सोशल पे, वो लगातार वो ट्वीट करते थे, वो दिखाते रहते थे कि भैया हम अभी जीत रहे हैं, ईरान को इतना खत्म कर दिया, ईरान में कुछ नहीं बचा है और अब सरेंडर करने वाला है, हम बड़े बम कर रहे हैं, हम पूरे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ा देंगे, उसके रेल और जितने भी वो ये यहाँ तक कि बिजली के जो उत्पादन केंद्र हैं जो वो सब हम ध्वस्त कर देंगे। लेकिन जैसे ही ये आइडिया आया कि भाई ब्लॉकेड हम भी करेंगे जी, और ब्लॉकेड का आइडिया आया और काम कर गया, तो उसके बाद अमेरिका जो है वो बातचीत से पीछे हट गया। आप पाकिस्तान में अरागची वहां पहुंचे, लगा कि विदेश मंत्री ईरान के, और लगा कि भाई जेडी वेंस भले ना आए लेकिन कुशनर जो हैं और विटकॉफ जो हैं वो जरूर आएंगे बातचीत करने के लिए, और वो संकेत भी, लेकिन बाद में मना कर दिया जी, क्योंकि अब अमेरिका को लग रहा है कि उसने ईरान की वो नस दबा दी है कि जिसके बाद ईरान के पास कुछ नहीं बचता है। ये कहा जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में जो खड़ग आइलैंड में जो बना रखा है उसने स्टोरेज कैपेसिटी, वो फुल हो जाएगी। अब खाली जो जहाज उसके हैं उन जहाजों में स्टोरेज कर रहा है। अगर 2-4 दिन में, 10 दिन में कोई समझौता नहीं हुआ तो ईरान के अपने जो तेल कुएं का उत्पादन है वो बंद करना पड़ेगा, क्योंकि तेल रखोगे कहाँ है आप जी। ये सिचुएशन आ गई है जी। तो अब देख लो, अब बातचीत के लिए चाहे ओमान कौन जा रहा है, तो विदेश मंत्री जा रहे हैं ईरान के, रूस कौन जा रहा है तो वो जा रहे हैं, अब पाकिस्तान कौन आ रहा है तो वो आ रहे हैं। पहले क्या था कि अमेरिका भेज रहा है, हम बातचीत नहीं करेंगे। आपने देखा तो था नहीं चल रहा था ना? अगर मान लीजिए जिस तरीके से अभी एलएनजी की पहली खेप जो है वो भारत आ रही है, और भारत के लिए ये इस बीच बड़ी
खुशखबरी की तरह देखा जा रहा है। सबसे पहला सवाल तो आपसे ये लेना चाहूँगी इस पर कि ये भारत के आम लोगों के लिए कैसे खुशखबरी हो सकती है, कैसे ये आम लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकती है, क्योंकि जब युद्ध के बीच हमने देखा कि कैसे तमाम लोगों को इस युद्ध ने इम्पैक्ट किया है। जो आम लोगों के घर में जो चूल्हा जल रहा था उस पर जो है आफत आने लगी। हालांकि भारत सरकार ने डिप्लोमेटिक तरीके से काम किया और उसको बहुत जल्दी समय रहते जो है उसे रिजॉल्व कर लिया गया। तो ये आम लोगों के लिए कैसे बेनिफिशियल होने वाली है, और अगर आने वाले समय में इस एलएनजी के शिप के आने की खिसियाहट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप पर दिखती है, तो कैसे उससे जो इंडिया जो है, भारत जो है वो डील करेगा? देखिए, इसमें आप समझो कि ये जो आया है ये कोई पहला शिप नहीं है, और अब लगभग 2 महीने जब हो गए हैं, आज तो 28 तारीख हो गया और 28 फरवरी को ये युद्ध शुरू हुआ था। 2 महीने में शुरू में 15 दिन जो पैनिक रहा कि देश में एलएनजी की कमी है, मतलब वो राशनिंग हो गई, अफरा तफरी मची, लोग जो है लाइनों में खड़े दिखे। आज अगर कोई लाइन में खड़ा नहीं दिख रहा है और लगभग सबको समय पे गैस सिलेंडर मिल रहा है और पेट्रोल भी कहीं भी कोई कमी नहीं हो रही है, कहीं कहीं अफवाह फैलने से, स्टोरेज बढ़ने से कहीं कहीं कुछ होता है, कई बार कमी कहीं कहीं दिख रही है, लेकिन पूरे देश में बाय एंड लार्ज कहीं कोई पेट्रोल की, डीजल की, किसी चीज की कमी नहीं है। इसका मतलब ये है कि भारत ने हॉर्मुज के अलावा जो अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं जहां से लेना है वो सब लाइन क्लियर हो गई है। कुछ रूस से आ रहा है, कुछ अमेरिका से आ रहा है, कुछ जो रेड सी है, लाल सागर, उसके थ्रू होकर के सऊदी अरब भी भेज रहा है, बाकी जगह से आ रहा है। तो कुल मिलाकर के भारत ने, हाँ, वहां से कनाडा से भी आ रहा है जी। यानी कि कुल मिलाकर के भारत ने अपनी जरूरतों की चीजें कैसे है वो व्यवस्था कर लिया है। हाँ, ये एक अंतर जरूर है कि वो बहुत महंगा पड़ रहा है जी, बहुत महंगा पड़ रहा है। तो कैसे सर आम लोग जो है, अगर ये महंगा पड़ रहा है, आप भी बता रहे हैं, तो सरकार कैसे इस पर काम करेगी कि आम जो लोग हैं, जो गरीब हैं, जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, उस पे भारत सरकार जो किस तरीके से काम करेगी? देखिए, वो तरीका सिंपल है कि अभी तक भारत सरकार ने पेट्रोल, डीजल या जो रसोई गैस है उसकी कीमतें नहीं बढ़ाई हैं, यानी कि पूरी दुनिया में कीमतें बढ़ गई हैं, हाहाकार मच रहा है, भारत में उनकी कीमतें नहीं बढ़ी है। उसकी जगह पे उन्होंने क्या किया कि पेट्रोल और डीजल में जो भारत सरकार जो ड्यूटी लेती थी जी, जो एक्साइज ड्यूटी था, वो 8 रुपए 10 रुपए कम कर दिया। यानी कि सरकार को जो पैसे जा रहे थे वो पैसे जाने बंद हो गए। लेकिन हाँ, अभी भी जो तेल कंपनियां हैं जो आयात कर रही हैं उनको हर लीटर पे नुकसान हो रहा है जी। हर लीटर पे 20 रुपए या 25 रुपए के आसपास, अलग अलग समय पर अलग होता है, वो पेट्रोल पे भी नुकसान होता है, हर लीटर पे नुकसान होता है। अब सवाल यह है कि ये नुकसान की भरपाई कैसे की जाएगी। इसके बहुत सारे रास्ते हैं जी, बहुत सारे रास्ते हैं। एक रास्ता तो यह है कि धीरे से कुछ तेल की कीमत बढ़ा करके इन चीजों की और बोझ जनता पे डाला जाए, लेकिन जनता पे जैसे ही आपने डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाया तो चूंकि धुलाई में भी इसका बहुत इस्तेमाल होता है, तो बाकी महंगाई बहुत तेजी से बढ़ेगी और महंगाई बढ़ेगी, जनता को और ज्यादा पिंच करेगा। दूसरा एक रास्ता है कि जब 2011-12 में जो एक संकट आया था, आर्थिक संकट आया था, उस वक्त वित्तीय संकट मेनली था, वो फाइनेंशियल, तो उस वक्त एक बड़ी समस्या आई थी और उस वक्त भारत सरकार ने क्या किया, उस वक्त यूपीए की सरकार थी, तो उसने पेट्रो बॉन्ड जारी कर दिए थे कि पेट्रोल बॉन्ड जारी किया, इतना हम इस पे इंटरेस्ट देंगे, 10 साल के बाद वो जो है मैच्योर होगा, 5 साल के बाद मैच्योर होगा, इतने साल में मैच्योर होगा। तो उस जो पेट्रोल बॉन्ड्स जो पैसे आते थे वो इनको कंपनियों को, जो तेल वाली कंपनियां हैं, वो उनको देते थे। तो उससे अब देना हमें 10 साल बाद है, तो धीरे धीरे हम करेंगे। तो रास्ते कई हैं, सरकार कौन सा रास्ता चुनती है ये देखना पड़ेगा, या थोड़ा थोड़ा सब मिला के करें ताकि महंगाई भी न बढ़े, लोगों पे बोझ भी न बढ़े, सरकार भी सहन करे।
बिल्कुल। है ना, तो रास्ता निकलेगा, ऐसा नहीं कि रास्ता नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं। ये जो लोग कह देते हैं ना कि इसके बाद कुछ हो ही नहीं सकता, तो अभी राहुल गांधी ने वो ट्वीट कर दिया कि चुनाव खत्म, महंगाई बम गिरने वाला है, अगले दिन सब कुछ हो जाएगा और आप कल चुनाव खत्म होते ही आप कीमतें बढ़ जाएंगी, पेट्रोल डीजल की, सब कुछ। ऐसा नहीं होता है, बढ़नी चाहिए क्योंकि कंपनियों को घाटा हो रहा है, सरकार कमाने के लिए, क्योंकि आप जो $63 प्रति बैरल जो तेल हम खरीदे थे, $65, वो अब आपको $100 मिल रहा है। एवरेज जो इंडिया को पड़ रहा है वो 20 में $135 पर बैरल पर रहा था। तो आप सोचो कि इतना महंगा, डबल से भी ज्यादा महंगा तेल खरीद करके अगर लाके कोई दे रहा है तो पैसे तो कहीं ना कहीं लगेंगे, या तो सरकार कर उठाए, या कंपनी उठाए, या जनता उठाए। तीन ही जगह से आ सकते हैं, चौथी जगह तो कोई है नहीं। तो ये तीनों सरकार ने अपना बोझ उठा लिया कि 8-10 रुपए जो है वो एक्साइज ड्यूटी कम कर दी कि हम बोझ उठाते हैं, जनता को नहीं देंगे। उसके बाद नुकसान हो रहा है तो कुछ जनता को दिया जाएगा। एक मैंने आपको बोला कि पेट्रोल बॉन्ड वाला जो रास्ता है सरकार वो भी अपना सकती है। बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो हमने समझा और आपको बहुत ही आसान भाषा में हमारे एक्सपर्ट ने आपको समझाया कि भारत के लिए इस ईरान युद्ध के बीच जो हॉर्मूज पर अभी भी लगातार संकट बना हुआ है, इस संकट के बीच भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। एलएनजी की पहली खेप इस युद्ध के दौरान, इस टेंशन के दौरान भारत पहुंच चुकी है और आम लोगों के लिए भी ये बड़ी खुशखबरी है। लगातार भारत जो है वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पर काम कर रहा है। आगे अगर कुछ और अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरीके से भारत के जहाज़ों पर ईरान की तरफ से हमला किया गया, ईरान के फोर्सेस की तरफ से हमला किया गया, लेकिन इस बीच भी भारत ने बहुत डिप्लोमेटिकली ईरान से बातचीत की और आज ये बड़ी खुशखबरी सामने आई कि एलएनजी की पहली खेप भारत पहुंचने ही वाली है।